नमस्कार और जय हिंद। वोट वॉर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक चौरसिया और मेरे साथ इस शो को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी पिंकी धनखड़। वोट वॉर में आज हम बात करेंगे बंगाल की सियासत की। पश्चिम बंगाल की राजनीति और चुनाव दोनों ही बिना विवादों के पूरे हो ऐसा कम ही देखने को मिलता है। जहां चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब बारी रिजल्ट की है, लेकिन उससे पहले बंगाल में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। ऐसा ड्रामा जिसने आधी रात को बखेड़ा खड़ा कर दिया और प्रशासन से लेकर आम जनता तक सबकी नींद और चैन को छीन लिया। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौके पर भारी पुलिस बल और आरएएफ को तैनात करना पड़ा। कोलकाता की सड़कों पर आधी रात को जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मतगणना से पहले का ये ट्रेलर बता रहा है कि नतीजों के दिन बंगाल की तपिश कितनी बढ़ने वाली है। पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनंत अमित जी जुड़ेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स जी जुड़ेंगे और हमारे साथ टीएमसी की नेता सोफिया खान जी जुड़ेंगी। तो बंगाल चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही अब सबकी नजरें 4 मई के नतीजों पर टिकी हैं, लेकिन नतीजों से पहले बंगाल की सियासत स्ट्रांग रूम के बाहर शिफ्ट हो गई है। कल रात कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ उसने गर्मी में सियासी पारा और बढ़ा दिया। बंगाल में खेला अभी खत्म नहीं हुआ है। कल रात कोलकाता का नेताजी इंडोर स्टेडियम रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। जैसे ही मतदान खत्म हुआ, ईवीएम को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गई। टीएमसी नेता कुणाल घोष और शशि पांजा ने आरोप लगाए कि स्ट्रांग रूम के अंदर उलटफेर की कोशिश की जा रही है। देखते ही देखते टीएमसी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। खबर मिलते ही बीजेपी नेता तपस राय और संतोष पाठक भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली और माहौल तनावपूर्ण हो गया। हुआ था, ये तो सील्ड स्ट्रांग रूम है ना, तो अचानक हम लोग देखा सील्ड स्ट्रांग रूम वो खोल के कुछ लोग अंदर मूवमेंट हो रहा है। क्या मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्यों होगा, इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट था। हम लोग जानना चाहते थे। तो वो लोग बोल रहे हैं हम भेजा है, हम मेल भेजा है। और अगर आप लोग मेल भेजा है तो घुसने क्यों नहीं दे रहा है? आप इन्विटेशन लेटर भेज रहे हो और खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, डिनर टेबल पे नहीं बैठने दे रहे हो, तो वो इनविटेशन लेटर का क्या मतलब था? इधर कोई र्यूमर, ये देखिए हारने का पहले कुछ तैयारी करना पड़ता। ये लोग बोला कि अंदर कुछ हो रहा, तो सुना है डीईओ लोग को अंदर लेके गए और दिखाए भी, तो इसी लेके इधर हलचल मच गया। और टीएमसी का कुछ कार्यकर्ता लोग इधर, हम लोग जब दोनों जा रहे थे तब स्लोगन दिए, ठीक है, और गाली गुप्ता भी किया। लेकिन स्लोगन हम ये बोले हैं, कलकत्ता पुलिस के किया, एडिशनल सीपी ना जॉइंट सीपी थे उसको भी बोले हैं रुपेश कुमार, और डीसी सेंट्रल को भी बोले हैं जे कभी नहीं हुआ स्ट्रांग रूम का सामने ऐसा असेंबल कोई भी पार्टी कर नहीं सकता, कोई पार्टी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्टेडियम के बाहर पहुंची। दीदी ने न सिर्फ मोर्चा संभाला बल्कि करीब 4 से 5 घंटे तक वहीं मौजूद रहकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। टीएमसी का सीधा हमला चुनाव आयोग पर था, जिसे आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया। नहीं तो हम क्यों आया है करने का कोशिश तो था ना, क्या किया कल से हमारा तो पता नहीं है। सील किया है, वो तो बैंडेज लगा के रख दिया। बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है, वो क्या थोड़ा ही सील है। पोस्टल बैलेट के पेपर भी बाहर दिख रहे थे, वो फुटेज। अरे भाई वही तो मैंने पूछा, पहले ये लोगों ने बोला हमारा पोस्टल बैलेट चला जाएगा बारासात में, लेकिन लास्ट में आरओ ने मेरे को एश्योर किया कि भवानीपुर पोस्टल बैलेट इधर में ही है। लेकिन पहले मेरे को जो जानकारी था कि वो बारासात में जाएंगे। क्यों जाएंगे? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि एकदम क्लियर रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी चीज जो है इलीगलिटी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर किसी से कोई इलीगलिटी होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकदम
फिलहाल नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी अपनी मुस्तैदी का दावा कर रहे हैं। तो लगातार यहां पर माहौल गर्माता जा रहा है। 4 मई की सुबह जब ईवीएम खुलेगी तो साफ हो जाएगा कि बंगाल की जनता ने किसे सत्ता की चाबी सौंपी है। लेकिन जिस तरह से काउंटिंग से पहले ही ईवीएम पर बवाल शुरू हुआ है, उसने ये साफ कर दिया है कि बंगाल का परिणाम सिर्फ नतीजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये लड़ाई लंबी खिंचने वाली है। तो 4 तारीख को सबसे तेज नतीजे आप देखिए हमारे साथ लाइव टाइम्स के ऊपर, और हम सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के पास। अनंत अमित जी बीजेपी के तरफ से हमारे साथ हैं, अंश वत्स जी कांग्रेस की तरफ से हैं, सोफिया खान नेता टीएमसी की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोफिया, कल क्या दिक्कत हुई और आज भी कह रहे हैं कि आज भी कुछ होने वाला है, ये बात जो है कुणाल घोष ने शेयर की है पत्रकारों के साथ। क्या डर है टीएमसी को, क्या हो जाएगा स्ट्रांग रूम में? सील तो आपके सामने हुई है ना ईवीएम। सोफिया, मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट। हाँ जी, नमस्कार आदाब आप सभी को जी। देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपना विश्वास खो दिया है देशवासियों के सामने, वैसे में ये सवाल उठते हैं कि 4 महीने से जो जिस भी तरीके की जो भी चीजें चली पश्चिम बंगाल में, नेम डिलीशन से लेकर मैंने SIR और जो भी चीजें हुई वो तो पूरे देश ने देखा है। तो ऐसे में अभी चूंकि जो स्ट्रैंड रूम है, स्ट्रांग रूम है, वहां के बाहर जो सीसीटीवी फुटेज देखा गया कि अंदर में जो लोग नहीं होने चाहिए वो लोग हैं, क्योंकि सारी पार्टियों के सामने ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि उन लोगों ने ईमेल कर दिया है, लेकिन ये तो वैसी बात हो गई ना, आपने ईमेल करके जानकारी दी, आपने न्योता दिया, इनवाइट किया, लेकिन आप अंदर नहीं जाने दे रहे हैं किसी भी एक प्रार्थी को या किसी भी लोगों को आप जाने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में देखिए बात तो उठती है कि अभी पूरे देश में जैसे वोट चोरी करके जो चीजें चल रही थी, नाम डिलीशन करके भी चीजें चल रही थी, लेकिन अभी ईवीएम को लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इन लोगों ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश एग्जिट को पोल के माध्यम से ऑलरेडी कर दिया है कि हम जीत रहे हैं, इस तरीके की चीजें। लेकिन अगर देखा जाए विपरीत तौर पर, तो पश्चिम बंगाल के लोगों ने डेफिनेटली ममता बनर्जी को चुना है। ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि हम ग्राउंड पे रहकर तृणमूल कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, टीएमसी के कर्मी जो हैं, वो 365 दिन ग्राउंड में रहते हैं, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि जीत ममता बनर्जी की है। लेकिन आज चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं है। हमें ईवीएम की सुरक्षा करनी है। ममता बनर्जी ने खुद जाकर जो माहौल है उसकी जांच की, और ऐसे में देखिए ऑब्वियसली ममता बनर्जी ने भी कहा है कि ये डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की हत्या हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, और ये सारी चीजों की देखरेख जो है डेफिनेटली हम अंदर ना सही लेकिन बाहर से हम जरूर इसको देखते रहेंगे कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या हो रही हैं, ईवीएम में क्या मैनिपुलेशन करने की कोशिश की गई, ऑलरेडी मैनिपुलेशन हुआ है। सोफिया जी, ये तो कई बार डिमॉन्स्ट्रेट हो चुका है ना कि ना तो ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ना ही उसमें किसी तरह की छेड़ाछेड़ी की जा सकती है। और आपको पता है आप ही के कैंडिडेट्स के सामने तो ईवीएम को सील कराया गया, उसके बाद स्ट्रांग रूम के अंदर लाया गया, और कल शाम को 4 बजे एक लेटर भी लिखा गया था कि ईवीएम्स को रीअरेंज करने का काम होगा। ये मेल इलेक्शन कमीशन का जो तमाम कैंडिडेट्स हैं उन तक भी गया था, और जो तमाम कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव काउंटिंग के दौरान पहुंचने वाले हैं उन तक भी गया था। देखिए, जो ईवीएम बनाते हैं वो भी चुनाव आयोग के ही लोग हैं, और ये जो सीलिंग की जाती है ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसा सील हो गया जो जिसको टैंपर नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली मैंने भी ईवीएम देखे हैं, मैंने भी वोटिंग की है, तो ईवीएम नहीं, स्पेशली जो कंट्रोल बॉक्स होता है ईवीएम का, वो ज्यादा उसके ऊपर मैनिपुलेट किया जा सकता है। बहरहाल देखिए, जो भी चीजें हैं वो तो 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल, व्हाटएवर इट इज। लेकिन हाँ, हम पूरी तरीके से जो है उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। केंद्रीय बल के माध्यम से जिस तरीके से चीजें तृणमूल कांग्रेस के लोगों को प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत हद तक रोका गया, बैनर्स फाड़े गए, अभी जो 2 महीने से जो चीजें चली पश्चिम बंगाल में, वैसे में देखते हुए ये जरूर हम कह सकते हैं कि ईवीएम अभी जो चीजें हो गई उसके ऊपर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है अब, लेकिन
डेफिनेटली अब ये जो 2 दिन है बहुत ही भारी है हमारे लिए, और ईवीएम को हम किस तरीके से टैंपर नहीं करने देंगे। अगर कोई कंट्रोल रूम के अंदर जाता है, अगर रूम के अंदर कोई जाता है सीसीटीवी फुटेज देखकर, जैसे जो कल हुआ, डेफिनेटली कुछ अनवांटेड चीजें देखी गई, तो हमारे जो स्पोक पर्सन है कुणाल घोष और शशि पांजा जी, वो वहां पहुंची, उन्होंने जायजा लिया। डेफिनेटली ममता बनर्जी को इन्फॉर्मेशन पहुंची, ममता बनर्जी भी पहुंची। ममता बनर्जी इनफैक्ट अंदर गई, 1.5 घंटे तक उन्होंने मुआयना किया, और सारी चीजों को अभी देखिए देखा तो जा रहा है, लेकिन दोनों तरफ से मुझे नहीं पता, देखिए वो है कि नहीं है, क्योंकि उनको तो पता नहीं भाई, चुनाव आयोग उनके लोग हैं। अभी क्लर्क की तरह जैसे चुनाव आयोग ने एक तरफा काम किया है भाजपा के लिए, तो वो लोग संतुष्ट हैं, लेकिन ऑब्वियसली एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंटर हम यहाँ पे संतुष्ट नहीं हो सकते, बिकॉज चुनाव आयोग के ऊपर, ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर बिल्कुल हमारा कोई विश्वास नहीं है। और ऑब्वियसली हम ईवीएम की जो जांच है, भले हमें स्टैंड रूम के बाहर में रहना पड़े, सीमा के बाहर रहना पड़े, लेकिन हम वहां रहेंगे, और हम बिल्कुल 24 घंटे आंख टिकाकर जो सीसी फुटेज है वो देखेंगे, और उसमें कहीं भी कुछ भी हमें गड़बड़ी नजर आएगी तो सोफिया खान जी, एग्जिट पोल पर आप लोग विश्वास नहीं करते हैं, जबकि पहले हुआ था कि एग्जिट पोल टीएमसी को बढ़त दिखाता था तो विश्वास होता था आप लोगों को, लेकिन इस बार बीजेपी को बढ़त दिखाई है तो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव आयोग पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, ईवीएम पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा के जो इंतजाम वहां किए गए उन पर भी आप लोगों ने आरोप लगाए, उन पर भी आप विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सालों से आप लगातार सरकार भी बनाते आ रहे हैं, और हर बार ये मुद्दा उठता है, आप विश्वास नहीं करते हैं। सरकार तो हम जनता की वजह से बनाते आए हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव है, और डेफिनेटली आपने सही कहा कि इतने सालों से सरकार हमारी ही बन रही थी, लेकिन देखिए पहले के चुनाव जो थे वो शायद भाजपा का एक अहम का मुद्दा नहीं था, लेकिन ये 2000 और जिस वक्त 2021 में सरकार बनी थी तो ये लोग उस वक्त तक कॉन्फिडेंट थे और बहुमत के साथ थे, लेकिन 2024 में जब इन्होंने अपनी लगभग हार देखी, ये 400 पार करके 400 पार नहीं कर पाए, तो इनको लगा कि भाई बंगाल एक हुकुम का इक्का है, एक ऐसा इक्का है जो अगर बंगाल वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी 2029 की जो रणनीति है वो एक फिक्स्ड हो जाएगी। तो बंगाल जीतना इन लोगों के लिए ताम दाम दंड भेद हर तरीके से ये लोग जीतना चाहते हैं बंगाल को। अब उसके लिए जो भी करना पड़े, ईडी के रेड करवाने से लेकर हुमायूं कबीर जैसे प्लान एजेंट बी को रखने से लेकर लोगों के नाम 91 लाख लोगों के नाम काटने से लेकर, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, लेकिन टीएमसी भी तो सारे हथकंडे अपना ही रही है, डर का माहौल बनाकर, धमकियां देकर, योजनाएं बंद कर देंगे, ये सब कुछ कहकर टीएमसी भी तो माहौल ऐसा बना ही रही है, वो भी तो सारे हथकंडे अपना ही रही है। इसका जवाब हम सोफिया जी से लेंगे, लेकिन सीधे अनंत अमित जी के पास चलते हैं। अनंत जी, मुझे बताइए, इनका कहना है चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों के अनुसार काम कर रहा है, और टीएमसी के खिलाफ है, खड़ा है चुनाव आयोग, यह सार्वजनिक तौर पर दिखाई देता है। दीपक जी, देश की जनता ने देखा है कि स्वतंत्र भारत में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में इतने वोट ऑफ परसेंटेज हुए हैं, और पश्चिम बंगाल में पहला ऐसा चुनाव है जो कि चुनाव में एक भी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है। यह पहला ऐसा देश का चुनाव है पश्चिम बंगाल में। अदरवाइज पश्चिम बंगाल के चुनाव में, चुनाव के दौरान जो घटना घटती थी, 21 के चुनाव में भी लगभग 60 लोग मारे गए थे, चुनाव और चुनाव के एक हफ्ता बाद तक। ये पूरे देश के लोगों ने देखा। लेकिन 2026 के चुनाव में हम वहां की जनता को साधुवाद देते हैं, वहां के लोकल प्रशासन से लेके सेंट्रल के प्रशासन और साथ में चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देते हैं जिसने कि इतना महत्वपूर्ण चुनाव कराया। सोफिया जी अभी कह रही थी, एग्जिट पोल की बात कर रही थी। पिंकी जी, आपने सही कहा, 2021 के चुनाव में भी कई चैनल वाले हमें वहां पे जीता हुआ दिखा रहे, तब इनको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आज जब इनको यह लग रहा है कि इनकी हताशा और इनकी मरमाहत, जिस तरीके से ममता दीदी जिस तरीके से जाकर और 294 की जगह 300 सीट कह रही है, तो उनको यह लग रहा है कि निश्चित तौर पे ये चुनाव हार रही है। और कल इन लोगों ने जो स्ट्रांग रूम में जाके जो नाटक और नौटंकी करने का कोशिश किया है, ये अभी से एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग हमें चुनाव हराना चाह रहा है। ये पहले से तय हो जाए कि हमें इलेक्शन कमीशन ने हराया, इस तरह का एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लेकिन वहां की जनता ने जो मतदान किया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी। दीपक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। यह पहला ऐसा चुनाव है जो पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक में ये लुंगी वाहिनी लोगों के बीच में एक नया मैसेज है। कल बांग्लादेश की सांसद में बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन ने एक बयान दिया लोकसभा के अंदर, बांग्लादेश के लोकसभा में। उन्होंने कहा कि बगल के प्रदेश में, बगल के देश से मीडिया के माध्यम से यह खबर आ रही है
कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो हमारी सरकार को अभी से सतर्क हो जाना होगा कि जो घुसपैठिए, हमारे देश के घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में गए हुए थे, वो 4 तारीख के बाद वहां से जब पलायन करेंगे तो हमारे देश के लोगों को उनको रखने की व्यवस्था और उससे कैसे निपटना है, इसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी। ये बांग्लादेश की सांसद में बांग्लादेश का सांसद अख्तर हुसैन कह रहा है, ये ऑफिशियल उसका बयान है, तो ये दर्शा रहा है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों किस तरीके से घुसे हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो सड़क से लेकर सदन तक में कहती रही, हम सभाओं में कहते रहे, इस प्रदेश में नहीं पूरे देश में घुसपैठी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कल लोकसभा में, बांग्लादेश के लोकसभा में वहां के सांसद ने कहने के बाद हम जो कह रहे थे उस पर मुहर लग गई है, और यह बता रहा है कि लुंगी वाहिनी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक में कैसे परेशान है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की 4 तारीख को सरकार बनेगी, और ममता दीदी की हताशा ये बता रही है। और यह पहला ऐसा प्रदेश है दीपक जी जहां पे यह कहा जा रहा है चुनाव के बाद कि 4 तारीख के बाद हमारी सरकार आएगी तो खाल खींच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे लोकतंत्र में होता है क्या? ये ऐसा पहला प्रदेश है मुझे लगता है जहां पे इस तरह की भाषाएं बोली जा रही है। अब तो वहां की जनता, और एक चीज बताना चाहता हूं, हमने देखा 29 तारीख के पोलिंग में तमाम मीडिया के साथी लोग गए हुए थे। पहले यह होता था कि महिलाओं से जब पुरुष पूछता था कोई भी मीडिया पर्सन, तो वो बताना नहीं चाहती थी, वो घूंघट डाल के किनारे हो जाती थी। लेकिन इस चुनाव में देश के लोगों ने पहली बार पश्चिम बंगाल में देखा कि मीडिया के सामने आके बहन बेटी मां कह रही थी कि हम परिवर्तन चाहते हैं और किस लिए मतदान कर रहे हैं। तो यह दर्शा रहा था कि पश्चिम बंगाल की जनता, जो हमने कहा था भय मुक्त प्रदेश बनाएंगे, उस भय मुक्त प्रदेश बनाने में वहां की महिलाओं, वहां की बहन, वहां की माताएं जिस तरीके से हमारे साथ थी, यह दर्शा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। जी दीपक जी, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है, लेकिन अंशुवत्स कांग्रेस कहां खड़ी है इस पूरी लड़ाई में? 294 सीटों में खाता खुलेगा कांग्रेस का, नहीं खुलेगा? कांग्रेस की क्या स्थिति है ये आपको वहां पे जमीनी स्तर पे आपको जब जाएंगे 4 मई को जब परिणाम आएंगे उससे आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा दीपक जी। कांग्रेस की वहां पे क्या मजबूत स्थिति है, ये डर तृणमूल कांग्रेस को बखूबी जो है सता रहा है। इसलिए लगातार वो वहां पे कैसे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारने की, धमकाने की कोशिश करते हैं। कैसे वो वहां पे आपने देखा होगा कि बहरमपुर में वहां पे लोगों के घरों को बुलडोज करने की कोशिश करते हैं। कैसे राहुल गांधी जी की रैली को नहीं होने देते, कैसे वहां पे उनके हेलीपैड से तोड़फोड़ करने का काम करते तृणमूल कांग्रेस के समर्थक। तो ये साफ रूप जो वहां पे पता चल रहा है कि कांग्रेस वहां पे उभर कर आने वाली है, और वहां पे हम लोग जो है बखूबी से वहां पे चुनावी मैदान में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी सोफिया जी की और मैं पूरा अगर अब तृणमूल कांग्रेस की मैं सभी नेताओं की बातों को सुनूं तो आज इनको बड़ा यहाँ पे वोट चोरी याद आ रही है। मुझे इसको देख के थोड़ा सा हैरानी भी हुई कि जब अगर आप जाएंगे 8 महीने पहले जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वोट चोरी के तमाम खुलासे करते थे, चुनाव आयोग को सीधा आंख में आंख डाल के उनसे सवाल पूछने का काम करते थे, तो यही तृणमूल कांग्रेस कहते थे, इन्हीं के सांसद अभिषेक बैनर्जी कहते थे कि ईवीएम से कुछ नहीं हो सकता, आप वोट चोरी की जो बात करते, वोट चोरी नहीं हो सकती, ये आप ही की गलती है। आज वोट चोरी के यहाँ पे पूरा बखान करने लगे, आज ईवीएम की लड़ाई लड़ने लगे। तब तो उनको वोट चोरी नजर नहीं आती थी जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वोटर लिस्ट में इरेगुलरिटीज को बताने का काम करते थे। लेकिन आज ये एसआईआर के लिए पूरा लड़ने लगे। लेकिन वही बात है ना कि जब आपको अपना डर सताता है, आपको अपनी सत्ता के जाने का डर सताता है, तो यही चीज होता है। लेकिन ये बात कह देना कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे बहुत ही ज्यादा दूध की धुली हुई है, वो वहां पे कुछ नहीं करी, तो ये भी शायद से मैं कहूंगा कि गलत होगा। सच्चाई क्या है कि अगर आप बंगाल की राजनीति को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे ये दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों वहां पे जो ड्रामा करने का काम कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता समर्थक है, हमने देखा कितनी सारी तस्वीरें आ रही है न्यूज के माध्यम से, कैसे वो जो वहां के स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे लड़ने का काम कर रहे हैं, और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने का काम कर रहे हैं। दोनों ने एक नाटक बना रखा है कि एक उस पर टीका टिप्पणी करने का काम करेगा, वो दूसरा दूसरे पर टीका टिप्पणी करने का काम करेगा। लेकिन बंगाल के असल मुद्दों को क्या, अगर असल मुद्दों के अगर कोई लड़ाई लड़ने का काम करे तो वो कांग्रेस कर रही है। ये जो आपने सवाल पूछा था कि कांग्रेस कहां है, तो कांग्रेस बंगाल के असल मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों तो यहाँ पे जो है लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। कोई वहां पे भवानीपुर में जाके ममता बनर्जी जाके ड्रामा कर रही है, कोई वहां पे जाके तपस रॉय जो भारतीय जनता पार्टी के वो वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने का काम कर रहे हैं। तो दोनों ही तो ड्रामा कर रहे हैं।
लेकिन अगर मैं आपको कुछ पास्ट इंसिडेंट्स अगर गिनाऊं, भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश करती है, मे भी शायद आज ये तृणमूल कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता है वो शायद इस बात से सहमत हो जाए, क्योंकि आज वो खुद ही जब आप बीती उन पे बीत रही है तो शायद उनको वो इस बात से सहमत होना पड़ेगा। कैसे उन्होंने महाराष्ट्र में अभी जब हाल फिलहाल में लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए थे वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वहां पे उन्होंने संभाजी नगर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव तक में नहीं छोड़ा, वहां पे कैसे उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी करने का काम किया था, ये हम सब ने देखा है। हम सबने देखा है कैसे जो है लोकसभा चुनाव में जब आया था तो निर्मला सीतारमण जी की जो पति है उन्होंने ये आरोप लगाया था कि कैसे आंध्र प्रदेश में वहां पे कैसे आधी रात को वहां पे 4% वोट कास्ट किए गए थे। ये सवाल भी खुद निर्मला सीतारमण जी के पति ने लगाने का काम किया है, तो आप कांग्रेस पे क्या सवाल उठाते हो? ये खुद हमने देखा कितने सारे हरियाणा में पंचायती चुनाव का हुआ था, वहां पे कैसे जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की मशीन गई तो जो परिणाम थे वो पूरे बदल गए, ये हमने देखा है। तो ईवीएम के साथ आप क्या खेल खेलने का काम करते हो? भारतीय जनता पार्टी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इस खेल को हम सब लोग बखूबी जानते हैं। ठीक है, ईवीएम के साथ बीजेपी खेल खेलती है, ईवीएम को टेम्पर करती है। अनंत अमित से इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले सोफिया खान साहब, आपको क्या कह रहे हैं अंशवता? वो ये कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया तो टीएमसी इस पूरे मसले पर खामोश थी, यानी इंडिया गठबंधन में भी वोट चोरी को लेकर खटपट थी, लेकिन जब आप पर बीत रही है तो आप खुद वोट चोरी के आरोप लगा रही हैं। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई ये प्रवक्ता कांग्रेस है या प्रवक्ता भाजपा के हैं। एनीवेज ठीक है, अभी चूंकि इनकी जमीन में एक भी खाता नहीं खुलता है और ना ही खुलेगा, तो इनका फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकती हूँ। बाकी मैं प्रवक्ता बीजेपी को जवाब देना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि एक भी पश्चिम बंगाल में मतदान के समय किसी का भी डेथ नहीं हुआ। ये शायद भूल रहे हैं, हत्या नहीं हुई, ये शायद भूल रहे हैं कि 200 लोगों की हत्याएं चुनाव आयोग की ओर से किया गया है। उसमें बीएलओस थे, उसमें मतदाता थे, उसमें कई लोग थे जिनकी जाने गई। अगर एक थोड़ी लाइन बोल देते तो मुझे अच्छा लगता कि यहाँ पे चुनाव के दरमियान मरे हो या ना मरे हो, लेकिन चुनाव से पहले आप लोगों ने मार दिया लोगों को। आप लोगों ने चुनाव से पहले मार दिया लोगों को, और डेफिनेटली बांग्लादेश की बात है। 200 लोग, एक मिनट, अभी जनता देख रही है, इस बात से मुकरिएगा मत। 200 लोग जो पश्चिम बंगाल के मरे हैं वो बांग्लादेशी थे। ठीक है, गुड, ठीक है। हाँ, 29 तारीख को क्लैप फॉर यू। अभी कैरी ऑन। अच्छा आपने बात बोला। ये जनता देख रही है, बंगाल की जनता देख रही है कि जो 200 लोग आंकड़ों में मरे हैं। मैं सोफिया खान नहीं बोल रही, जनता ये भी देख रही है आंकड़ों में लोग मरे हैं। 15 वर्षों में बांग्लादेश में पहुंचाने का काम किया है, और जिस तरीके से बहन बेटियों के ऊपर और बलात्कारी बहन बेटियों को 10 लाख रुपया देने का काम पहला ऐसा प्रदेश है। आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, चुप रहिए, मेरा समय है, रुकिए। नहीं, आप रुकिए, मेरा समय है, मेरा एयर टाइम मत खाइए, लोगों को समझ में नहीं आएगा। बोलिए। मैं मुद्दों पे आ रही हूँ तो आप मुझे गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। गुमराह मत कीजिए, रुक जाइए। मोदी जी मत बनिए, देश को गुमराह मत कीजिए, रुक जाइए। जी बोलिए। हाँ बिल्कुल, मैं अच्छे से बोल रही हूँ कि जब आपने कहा कि यहाँ पर हत्याएं नहीं हुई हैं, तो मैंने यही कहा चुनाव आयोग की ओर से ऑलरेडी 200 हत्याएं पश्चिम बंगाल में हो चुकी हैं। बीएलओस ने अपनी जानें दी हैं यहाँ पर, उसके बारे में कौन बात करेगा भाई? केंद्रीय बल यहाँ पर जो पहले भी जो हिंसा होती रही है ना, यहाँ पर शासन में हम थे, हिंसा शासन के बाद नहीं होता है। जो लोग खिसियानी बिल्ली होते हैं ना, खंबा वो नोचते हैं, जिनको पश्चिम बंगाल के लोग नकारते रहे हैं। 2021 में बहुमत के साथ ममता बनर्जी जीती। सुनिए, 2021 के बाद आपने क्या कहा कि पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है। ओके, चलिए, यहाँ पे पश्चिम बंगाल आपके हिसाब से, दिखाने के हिसाब से पश्चिम बंगाल के लोग बिल्कुल बेजार हुए, परेशान हो गए। अभी वही परेशान लोग 2024 के चुनाव में आप लोग के 18 सांसद को गिराकर 12 कर देते हैं। ये कैसे हुआ भाई? ये गणित मुझे समझ में नहीं आया कि पश्चिम बंगाल के लोग, हिंदू जो है वो खतरे में होने के बावजूद भी ममता बनर्जी के ही सांसदों को चुनते हैं। तो ये बात समझ में आती है कि आप लोग कितने झूठे हैं। और जहां तक बात, रुक जाइए, मेरा समय है, आपको समय मिलेगा, आप जितना बकना बक लीजिएगा। सोफिया, मैं आप दोनों को रोकूंगा, आपसे ही मैं बहस की शुरुआत करूंगा। तो वोट वॉर में आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको बताते हैं कि बंगाल में मतगणना से पहले सीएम ममता बनर्जी को ट्रिपल झटके लगे हैं। पहला है झटका एग्जिट पोल के आंकड़े, जिसने दीदी की नींद उड़ा दी है।
कुछ सर्वे में टीएमसी की सीटों की संख्या घटकर 100 के आसपास सिमटने का अनुमान है और 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन की संभावना के संकेत दिख रहे हैं। दूसरा झटका है, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों को मतगणना सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों को शामिल न करने के खिलाफ दीदी की पार्टी की याचिका को ठुकरा दिया है। अदालत ने कहा है कि आयोग के पास कर्मचारियों के चयन का पूर्ण अधिकार है। तीसरा बड़ा झटका है कि ईवीएम और पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी के आरोपों पर आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने ईवीएम टेम्परिंग के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित और सील है। ठीक है, तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। अब 3 बातें कह रहा है। सबसे पहली बात, दीदी की नींद उड़ाई है एग्जिट पोल ने। दूसरी ये उड़ाई है कि पीएसयू और सेंटर के अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है, जो सुपरवाइजर होंगे इलेक्शन काउंटिंग के, उसके। अब यहाँ पर दीदी की पार्टी इस बात को लेकर हाईकोर्ट गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि ये विशेषाधिकार चुनाव आयोग को है। दरअसल चुनाव आयोग ने एक्स्ट्रा सेफ्टी ली है। दीदी की पार्टी यानी टीएमसी की राज्य सरकार के कर्मचारियों को सुपरवाइजर नहीं बनाया गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि पक्षपात हो सकता है। टीएमसी के अंदर सरकारी कर्मचारी भी जो है पॉलिटिकल वर्कर की तरह काम करने लगे हैं, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाते रही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अनंत अमित हैं, मेरे साथ अंश वत्स है कांग्रेस से, और मेरे साथ टीएमसी से सोफिया खान है। सोफिया जी, एग्जिट पोल कितना परेशान किया है? 8 में से 6 बता रहे हैं कि आपकी सरकार जा रही है। एक ने सर्वे करने से ही मना कर दिया, ये कह दिया कि लोग खुलकर वहां कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कितना परेशान किया है एग्जिट पोल ने टीएमसी को? अभी आप ही ने कहा कि लोग खुल के बोल नहीं रहे हैं। जब खुल के लोगों ने बोला ही नहीं की बात कर रहा हूं। 8 पोल तो आए हुए हैं ना, और अगर 6 में आप हार रहे हैं। अगर तो कैसे पता चला भाई? तो कैसे पता चला? किसने बोला कि भाई ये जीत रहे हैं? इसका मतलब कि भाजपा के 4 लोग खड़े होके मीडिया के सामने बोल दिया क्या वो जीत रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल एक कह सकते हैं ना, एक जुमला है हमारे लिए। तो भाई ये जुमला ही है फिलहाल। और देखा जाए, अगर एक बूथ में 1000 लोग वोट करते हैं और बाहर में निकल के 2-4 लोगों से अगर आप कोई उनसे उनकी राय लेते हैं और वो शायद उनमें से 2 से 4 लोगों में 3 लोगों ने इनका नाम ले लिया, उससे ये जाहिर नहीं होता कि 1000 के 1000 लोगों ने इनको वोट दिया है। तो ये बिल्कुल लॉजिकली मैंने बताया कि एग्जिट पोल अगर होते रहते ना तो फिर ये रियल पोलिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ता। फिर तो लोग जबानी ही किसी को भी वोट दे देते और जबानी ही सारे लोग जीत जाते। तो कैसी बात कर रही है? मतलब बच्चों की तरह बात कर रही है। कोई मुंह जबानी वोट कर सकता है क्या? कोई मुंह जबानी वोट कर सकता है सोफिया? और एग्जिट पोल भी एक साइंस है। एग्जिट पोल को हम लेके क्यों इतना ज्यादा सीरियस हो रहे हैं? ठीक है, अभी हम लोग डिबेट करने के लिए चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पश्चिम बंगाल में अगर लोगों ने ज्यादा वोट किया है तो वो बदलाव के लिए नहीं बल्कि बदले की भावना से किया है। वो पश्चिम बंगाल के लोग जिनको बांग्लादेशी बोलकर अभी हमारे काबिल दोस्त बांग्लादेशी कह रहे थे कि 200 जो लोग मरे हैं वो बांग्लादेशी थे, और सारे लोग जो हैं जिनके भी नाम कटे हैं शायद इनके हिसाब से वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। मैं लॉजिक बताऊंगी कि जिनके नाम कटे हैं ना, ऐसे भी लोग हैं जिनके पिताजी का नाम है, बच्चों का नाम नहीं है। अगर उनके परिवार में 2 लोगों का नाम है, 4 लोगों का नाम नहीं है, तो ये आप खुद बताइए लॉजिकली कैसे संभव है? इनके पास तो भाई एआई सॉफ्टवेयर था। एआई सॉफ्टवेयर ने तो कुछ समझा नहीं, वो तो भाई मशीन तो मशीन होती है। अब मशीन ने उड़ा दिया तो उड़ा दिया। जिसका नाम में कुछ एरर्स है, किसी की छोटी छोटी गड़बड़ियां हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट जब ममता बनर्जी गई थी तो ऑलरेडी वहां पर कोर्ट ने साफ साफ कहा कि माइक्रो ऑब्जर्विंग को छोड़ना होगा, ये छोटी छोटी गड़बड़ियों को नहीं देखना होगा। लेकिन फिर भी इन लोगों ने देखा। और ये जिस हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना, मथुआ समाज जो कई सालों से पश्चिम बंगाल में बसा हुआ है, जिनके पास अब शायद बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर पासपोर्ट तक है, उनके नाम भी काटे हैं ज्यादा। ये जो लुंगीवाद ये जो कह रहे हैं ना बैठे बैठे, शायद ये खुलकर कहना चाह रहे हैं, एक समुदाय के लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए इन लुंगी वाहिनियों का कि इनके वजह से इनकी राजनीति टिकी हुई है। अगर शायद देश में टोपी वाले या मुल्ले या मुसलमान नहीं होते ना, तो भाजपा कब की इस देश से वैनिश हो गई होती, वैनिश कुमार की तरह। तो आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की जो पूरी राजनीति है वो विकास के ऊपर नहीं है। अलबत्ता आपको एक समुदाय को टारगेट करके
हिंदुओं को जोड़ना है, लेकिन हिंदू ये 2014 वाले हिंदू नहीं है भाई। आप जो है 2014 के बाद सनातनी बने हो, लेकिन यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो बड़े प्यार से, प्रेम से सारे लोग रहते हैं ममता बनर्जी के नेतृत्व में। जहां पर जिस जगह में रेड रोड एक जगह है यहाँ पर, जहां पर नमाज सुबह की जाती है, वहीं पर शाम में कार्निवल लगता है दुर्गा पूजा का। तो ये है हमारा पश्चिम बंगाल, और इसको धूमिल करने के लिए ये लोग कब से नजर टिका के हैं, 4 महीने से। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता अभी बेवकूफ नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता जो है यूपी बिहार की तरह आपके धार्मिक छलावे में नहीं आने वाली, क्योंकि धर्म हमारे दिलों में है। हम एक साथ धर्म मनाते हैं, एक साथ पर्व मनाते हैं। दीदी ऑलरेडी कह चुकी हैं कि धर्मो जार जार उत्सव सवार, अर्थात जिसका भी धर्म हो उत्सव सबका है। और उसी बात को मानते हुए टीएमसी के समर्थक, टीएमसी के लोग इसी चीज को लेते हुए 365 दिन पश्चिम बंगाल में काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर ये महिला की बात करते हैं, महिलाओं के पश्चिम बंगाल में मैं क्या कहूं कि लक्की भंडार और कन्याश्री जो प्रकल्प है वो चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि कन्याश्री 2013 से जो चलता आ रहा है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर करता है ममता बनर्जी को, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिसके लिए अवार्ड भी मिला है। और लक्की भंडार जिससे आम ठीक है, मेरे ख्याल से सोफिया आप चुनाव खत्म हो गए हैं, अब इन चीजों को फिर से बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम इलेक्शन के रिजल्ट पर फोकस करते हैं। अनंत अमित जी, इन्होंने बड़ी बात कही। इनका कहना है कि एसआईआर के अगेंस्ट रिवेंज वोटिंग है। लोग बदलाव के लिए नहीं, बल्कि जो उनके साथ हुआ है, जो उनके वोट काटे गए हैं, उसकी बदले की भावना के साथ वोट कर रहे हैं टीएमसी के पक्ष में। चलिए दीपक जी, चाहे वोट किसी के लिए कर रहे, लोकतंत्र के भय हारा है पश्चिम बंगाल में, लोकतंत्र जीता है, लोगों ने घर से निकलकर वोट तो किया, पहली बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे, कांग्रेस तो वहां 3 में ना 13 में, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जी, इससे पहले एलओपी लोकसभा थे अधीर रंजन चौधरी, उनको एक गुजरात का मियाजी आता है, और तुष्टीकरण की राजनीति दोनों दल करते हैं, टीएमसी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, और वो यूसुफ पठान उनको चुनाव हराकर फिर गुजरात चले जाते हैं। ये तो कांग्रेस की है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी ने तमाम लोकसभा 3 जगह उन्होंने कैंपेन किया, मालदा, मुर्शिदाबाद और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तीनों मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी था। और वहां पे राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए आ रही है क्योंकि ममता दीदी ने वोट पोलराइज किया, और जिस तरीके से प्रदेश को जिस स्थिति में ले गई है उसी का प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। पहली बात। सोफिया दीदी बार बार एसआईआर की बात कर रही थी, तो हम तो चाह रहे थे, इससे पहले आपने कहा कई लोगों का नाम काटा गया, तो दीपक जी इससे पहले बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुए लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं, 14 तारीख को 6 महीने हो जाएगा। आज तक बिहार चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन बिहार प्रदेश, एक भी शिकायत किसी ने नहीं डाला कि हमारा वोट कट गया या हमारे वोट डालने में कोई तकलीफ हुई। आप बताइए, सारे संसाधन हैं, आप ऑनलाइन, आप क्या टीएमसी ने एक भी ऑनलाइन कोई कंप्लेन इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को किया या प्रदेश के इलेक्शन कमीशन को किया? नहीं किया। लेकिन टीएमसी सड़क से लेकर सदन तक में कहती रही। यहां पर सुप्रीम कोर्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहती है, बाद में सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाता है। तो ममता दीदी का एक नया ट्रेंड बना है कि जहां उनको लगता है कि अब हम हारने वाले हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में लगा, खुद आ गई। आपने देखा होगा कि ईडी जब रेड करने गई आईपैक पे तो वहां पहुंच गई, फाइल लेके भाग गई। अब आपने देखा स्ट्रांग रूम में, तो कल स्ट्रांग रूम में पहुंच गई। तो ये ममता दीदी की पॉलिटिक्स करने की बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, और वहां की जनता जान गई है। अभी सोफिया जी, आप तो एक महिला है, आप ये बताइए कौन सा ऐसा प्रदेश है हिंदुस्तान में जहां पे यह कहा जाता है कि अगर किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उसको 10 लाख रुपए देंगे? अरे साहब, आप तो महिला मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए आपको यह कहना था कि अगर कोई व्यक्ति बलात्कारी पाया जाता है तो उसको सलाखों के पीछे उसको फांसी तक पहुंचाने का सरकार काम करेगी हिंदुस्तान संविधान के तहत। लेकिन आपने क्या कहा कि 10 लाख रुपए देने का बात करेंगे। ये बताइए, आरजी कर को लेके हम भी वहां चुनाव के दौरान में थी, वहां की बहन बेटी महिलाओं के बीच में आरजी कर के लेकर लोगों में भय था। लेकिन उन्हीं की मां जब वहां चुनाव लड़ने के लिए जाती है तो उनकी मां के साथ भी जिस तरीके का व्यवहार होता है, यह बताता है कि वहां की महिला, वहां की बेटी, वहां की बहन किस तरह से असुरक्षित है। अब लक्ष्मी भंडार की बात करते हैं, अब तमाम महिला मुद्दाओं की बात करते हैं। अब ये बताइए, देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पे आयुष्मान भारत योजना आज तक लागू नहीं हो पाई। यह बताता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आपको एक समाज को खुश करने के लिए, एक समुदाय के वोट को अपने तरफ लेने के लिए आप किसी हद तक भी जा सकते हैं। आप ये बताइए, जहांगीर खान क्या साधु है क्या?
आज तक पश्चिम बंगाल में उसके खिलाफ एक भी कंप्लेन हुआ, जबकि वहां के लोकल लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अपराधी है। और वो व्यक्ति के खिलाफ जब एक अधिकारी जाता है, वो लोगों से अपील करता है आप भयमुक्त होकर आप वोट करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, उसके खिलाफ यही सरकार हाईकोर्ट जाती है और हाईकोर्ट में भी इनको मुखी खानी पड़ती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो ये कौन सी सरकार है, कैसी सरकार आप चला रही है? और इससे पहले आपने बार बार कहा अरे साहब हम तो जो 2016 में लड़े वहां पे हम 3 सीट लेकर आए, 2021 में हम 77 सीट जीत कर आए, और 2021 के चुनाव में यही ममता दीदी को कभी जय बाबा जगन्नाथ की याद आती है, जय महाकाल की याद आती है, मां दुर्गा की याद आती है, जय हनुमान बोलती है। तो ये कौन सा ऐसा जादू आता है कि 2021 के बाद आपका समीकरण बदल जाता है? 3 साल आप हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है, जय हनुमान की बात करती है, जय महाकाल की बात करती है, जय जगन्नाथ की बात करती है, मां दुर्गा की बात करती है। तो ये बताता है कि आपकी हताशा और किस तरीके से वहां के लोगों ने परिवर्तन का जो मूड बनाया है, उस परिवर्तन के मूड के तहत 23 और 29 तारीख को लोगों ने मतदान किया है, और 4 मई आई, दीदी गई। ठीक है, सोफिया खान जी के पास चलता हूं। सोफिया जी, मुझे पॉइंटेडली इस सवाल को आपसे पूछना है। भारतीय जनता पार्टी हर बार आप पर यह आरोप लगाती है कि टीएमसी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कमोबेश यही बात राहुल गांधी बोलते हैं, और बोलते हैं कि विभाजनकारी ताकतों के चलते या विभाजनकारी राजनीति के चलते टीएमसी ने बीजेपी को पैर मजबूत करने की जगह पश्चिम बंगाल के अंदर दी है। आप कैसे देखती हैं मुस्लिम तुष्टीकरण को और राहुल गांधी के इन आरोपों को? 1 मिनट समय दीजिएगा, आपका जवाब देने के बाद मैं भाजपा के प्रवक्ता को जवाब देना चाहूंगी। बहुत सारे एलिगेशंस इन्होंने लगाए। सबसे पहले मैं आपका जवाब दे दूं दीपक जी। देखिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में एक भी मुसलमान को उन्होंने कैंडिडेट लिस्ट में नहीं रखा। क्या एक भी 30% मुसलमान जो पश्चिम बंगाल में है, 30% मुसलमान है, लेकिन फिर भी एक भी, चलिए दूसरों की बात छोड़ दीजिए, महिला को महिला करने वाले एक मुसलमान महिला को ही टिकट दे देते। ये एक आपका जवाब हुआ। तो यहाँ पर ममता बनर्जी अगर मुसलमान और हिंदू के उनके जो कह सकते हैं उनके पॉपुलेशन के आधार पर अगर वो सबको लेकर चल रही है, तो इसमें समस्या क्या है भाई? चलिए हम मानते हैं, इनकी ही बात हम मान लिए, SIR करके 91 लाख बांग्लादेशी को देश से निकाल दिया गया, वो हट गए। अभी जो 91 लाख को छोड़कर जो बाकी लोग हैं, ये तो मानते हैं ना कि वो मुसलमान पश्चिम बंगाल के हैं, वो इस देश के हैं, उनको क्यों नहीं टिकट दे दिया? तो ये रहा आपका जवाब। तो मुसलमान को लेकर तुष्टीकरण ममता बनर्जी नहीं करती, बल्कि ममता बनर्जी अपने पद का सम्मान करती हैं कि वो इस देश के जो भी नागरिक हैं, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोगों को लेकर चलती हैं। बाकी ये भाजपा के ऊपर मैं आती हूँ। ये जो कह रहे थे ना अभी, अभया की बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी ने 10 लाख क्यों दिया, बाकी उनको अरे भाई कितना न्याय दिलवा दिया आप लोगों ने, और भी किसी को टिकट क्यों नहीं दे दिया? आपके डबल इंजन के सरकार में सबसे ज्यादा NCRB रिपोर्ट के हिसाब से आपके यहाँ बलात्कार होते हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये सब जगह में सबसे ज्यादा NCRB रिपोर्ट के हिसाब से आपके यहाँ हर रोज बलात्कार होते हैं। अभी हाल में गाजीपुर, अभी हाल में नालंदा, बिहार में जो देखा गया, महिला को कैसे घसीटा जा रहा है, उनको भी टिकट दे दिया कीजिए जनाब। सिर्फ हमारे पश्चिम बंगाल में आकर एक दुष्कर्म या एक अप्रिय घटना के ऊपर राजनीति मत कीजिए। तो माँ बहनों के ऊपर राजनीति आप करते हैं, हम नहीं करते। और जहां तक कॉम्पेंसेशन देने की बात है, तो वो एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरीके से पीड़ा को कम किया जा सके। और जहां तक बात आप कह रहे हैं न्याय की, तो CBI की जांच के लिए ममता बनर्जी ने अपराजिता बिल 15 दिन के अंदर, अभया केस के बाद उन्होंने 15 दिन के अंदर अपराजिता बिल पास किया, लेकिन गवर्नर ने उसको रोक दिया, क्योंकि माँ बहनों से आपको लगाव नहीं है। आपको माँ बहनों के ऊपर राजनीति करनी है, इसलिए आप लोगों ने अभया की मां को इंसाफ नहीं दिलाया। आपने CBI की जांच में देर आपने की, और बताने की आवश्यकता नहीं है कि CBI केंद्रीय एजेंसी है। तीसरी बात, अभी आपने और भी कुछ एलिगेशन लगाया था, मैं भूल रही हूं। आपने कहा SIR को लेके क्या समस्या है, तो मैं फिर से यही कहती हूं कि SIR को लेके हमें समस्या नहीं है, लेकिन SIR को लेके जो चीजें करने की कोशिश की है भाजपा ने ज्ञानेश कुमार के साथ, उसके साथ समस्या है। SIR पहले भी देश में हुए हैं, तब किसी को समस्या नहीं थी, लेकिन अब जो SIR हुआ है ना, और जो लोगों के नाम काटे गए हैं, मैंने पहले ही कहा कि
ऐसे भी घर हैं जिनके फैमिली के कुछ लोगों के नाम है, कुछ लोगों के नहीं है। तो ये बिल्कुल लॉजिकली समझ में आता है कि वो लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं थे। और जैसा कि आपने कहा कि 200 लोग जो मरे हैं वो कहाँ पे आंकड़े हैं, आप जाकर जो है न्यूज देख लीजिएगा कि कितने लोग 200 लोग यहाँ पर मरे हैं कि नहीं मरे हैं, जिसमें BLOs हैं, जिसमें कुछ जो स्टाफ्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मी हैं, उन जिनको BLO बनाया गया था, उन लोगों ने अपनी जानें दी या नहीं दी विद द एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ, ताकि आप लोगों ने उनके सर पर तलवार लटका रखा था कि आप लोग नाम काटिए। तो सिलेक्टिव जगह पर नाम काटने की जो जिम्मेदारी आपने दे रखी थी BLO को, उसके कारण, इस प्रेशर में आने के कारण कई BLO ने अपनी जानें दी। तो सिर्फ आप ड्यूरिंग पोल जो जाने गई पहले या जाती हैं, सिर्फ उसके बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि आपकी वो राजनीति के लिए जरूरी है। आप हर एक हत्या, हर एक मृत्यु, हर एक रेप जो आपके राज्य में भी होता है उसके बारे में बात कीजिए, तब सच्चे नागरिक आप कहलाएंगे। ठीक है अंश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए आपकी गलतियां हुई, क्योंकि पहले तो कांग्रेस का शासन था, आजादी के बाद सबसे पहले आपकी गलतियों पर लेफ्ट सत्ता में आई, लेफ्ट की गलतियों पर TMC सत्ता में आई, अब TMC की गलतियों पर BJP सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस कहां चूक कर रही है? आपका पुराना कैडर कहां गया? आपकी असली ताकत कहां गई जो पश्चिम बंगाल की होती थी? दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी जो अब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, आप 27 लाख लोगों को जो आपने ट्रिब्यूनल में फंसा रखा है, आपने उनको वंचित किया हुआ है। 91 लाख तो वो थे ही, लेकिन उसमें से जो 27 लाख जो ट्रिब्यूनल के कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, आपने 27 लाख लोगों को जो वंचित किया है, उसके बिना पे अगर आप सत्ता बना रहे हैं तो ऐसी सत्ता का क्या आपको उसका स्वागत हम करें? मतलब आप मान रहे हैं कि BJP सत्ता बना रही है वहां पे? कैसे आप मान रहे हैं कि BJP सत्ता में आ रही है वहां पे? अंश ने मान लिया कि BJP सत्ता में आ रही है। मैं मान नहीं रहा। अरे आप ही ने कहा मेरे भाई, अभी आ सकती है, मैंने इसलिए कहा। आपने कहा कि आ सकती है, मैंने इसलिए उस पर कहा। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है बंगाल में। अगर बंगाल में होती तो शायद उनको 91 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना नहीं पड़ता। वहां पे आपको इतनी पुलिस बल का आपको वहां पे करना नहीं पड़ता। आपने 2.5 लाख पुलिस बल को वहां पे लगा रखा है। आप अगर वहां पे जो है इतना ज्यादा वहां पे अपने सारे लोगों को, वहां पे ऑफिसर्स को अपने हटा के ट्रांसफर करके अपने अपने पूरे वहां पे अपना सिस्टम बिठाने की कोशिश करी, उसके बाद आपको क्या लगता है कि वहां पे आप सच्चाई में सब सत्ता में आने की कोशिश करें? अगर वहां पे इतने ज्यादा आपके जो है आ रहे हैं कि आपने कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ा के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है सदन का सत्र बुलाते हैं, वहां पे लोगों से वोट लेने का काम करते हैं सदन के माध्यम से, आप राष्ट्र के नाम संबोधन के माध्यम से अपना चुनावी भाषण देते हैं। जिस दिन वोटिंग होती है 29 अप्रैल को, प्रधानमंत्री मोदी की बौखलाहट नहीं तो और क्या है कि आप यूपी में जाके अपनी बंगाल के चुनावी भाषण देने का काम कर रहे हैं। बाउल आप यूपी में रहे हैं, लेकिन आपके सारे शब्द व शब्द आपके बंगाल को लेकर प्रेरित है। जिस दिन वोटिंग हो रही है, क्या ये आपकी बौखलाहट नहीं तो और क्या है? आपको जो है यहाँ से सिक्किम चले जाते हो, वहां से जाके आप जो है अपना फुटबॉल के लिए आप वोट लेने का कोशिश करते हो, वोट्स का, लेकिन वहां पे बगल में मणिपुर है। अब यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता महिलाओं की बात कर रहे थे, मणिपुर में नहीं जाएंगे आपको। वहां पे कैसा भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो आई थी, कैसे वहां पे महिलाओं ने बताया कि कैसे सैकड़ों मामले वहां पे रेप के, मर्डर के महिलाओं के खिलाफ आ रहे हैं, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लेना। क्या ये आपका बीजेपी का महिला प्रेम है? और एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं, अगर वहां पे सच्चाई में, अगर वहां पे लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने का कोई काम कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसका एक मैं उदाहरण आपको बताता हूं। अरे पहले पश्चिम बंगाल में लड़िए ना, मणिपुर में बाद में लड़िएगा। पहले पश्चिम बंगाल में लड़िए, वहां पर अपनी मजबूत स्थिति करिए। पिछली बार तो आप खाता भी नहीं खोल पाए, 294 में से 0 सीटें। नहीं दीपक जी, मैं पश्चिम बंगाल की ही बात कर रहा हूं। मैं पश्चिम बंगाल में ही कैसे लोकतंत्र की धज्जियां तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों उड़ाने का काम करे, उसका एक उदाहरण बताता हूं। अरे जब धज्जियां उड़ा रहे हैं तो आपको तो और मजबूती के साथ आना चाहिए ना, तब तो आपको सरकार बनाना चाहिए। अगर दोनों लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आपको दिख रहा है, तो पश्चिम बंगाल की जनता को भी दिख रहा होगा। नहीं, सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। बीजेपी के IT सेल के मुखिया अमित मालविया ने एक ट्वीट किया था, एक वीडियो। उस वीडियो में उन्होंने क्या
कहा कि कैसे वहां पे पुलिस जो है लोकल फोर्स वो कैसे लोगों को कह रही है कि आप टीएमसी को वोट दीजिए, और ये बीजेपी के आईटी सेल की मुखिया ने डाला, वो महिला और उनको जो है कन्फ्रंट करती है। पता है वो महिला कौन थी? कांग्रेस की प्रत्याशी थी पूजा रॉय चौधरी। ये कांग्रेस पार्टी होती है। और अभी थोड़े पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि मेरी भाषा जो वो बीजेपी के प्रवक्ता जैसी लग रही है। आई एम सो सॉरी मैडम, मैं आपके पक्ष में कैसे बात करूं? अगर आप मेरे कार्यकर्ता देवदीप चैटर्जी पे आप उनकी मृत्यु करते आपके समर्थक, तो मैं आपके पक्ष में कैसे बात करूं? आई एम सो सॉरी, मैंने बीजेपी पे भी सवाल उठाए, लेकिन अगर आप हमारे वर्कर्स के घर को बुलडोज करने की कोशिश करते हैं तो मैं आपके पक्ष में बयानबाजी नहीं कर सकता। मैं आपके पक्ष में बयानबाजी नहीं कर सकता अगर आप मेरे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर कैसे सवाल उठाने का काम करते हैं। आई एम सो सॉरी, लेकिन हाँ, मैंने बीजेपी को भी कन्फ्रंट किया। आप मुझे एक चीज बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि महिलाएं बड़ा टीवी में आके बदलाव की बात करने की, हम बदलाव के लिए वोट दे रहे हैं। हाँ, महिला बदलाव के लिए वोट करिए उन्होंने कहा, लेकिन जब उनसे यह भी सवाल पूछा गया कि आपको बीजेपी की 3000 पे भरोसा है, तो उन महिलाओं ने यह भी कहा आप दिल्ली में नहीं दे पाए महिलाओं को, आपने जो वादा किया था आप हरियाणा में नहीं दे पाए, आपने पड़ोस के राज्य बिहार में कैसे महिलाओं से 10,000 रुपए दिए, बाद में उनसे कहा कि हमें पैसे वापस दे दो, तो वो भी महिलाओं ने जवाब दिया। ये तो कभी नहीं कहा भाई 10,000 वापस दे दो, कुछ भी बोल रहे हैं। दिल्ली में मानता हूं, दिल्ली में मानता हूं, लेकिन बिहार में किसने कहा 10,000 वापस दे दो? आपने देखा नहीं कैसे दरभंगा में तमाम वहां पे लोगों ने आके कहा है कि पैसे देने के ऊपर बात नहीं है। आपने देखा नहीं क्या? आपने टोटल फेक न्यूज है, टोटल फेक न्यूज है, या किसी का प्लांट है। अनंत अमित जी, क्या आप 10,000 रुपए वापस मांग रहे हैं बिहार की महिलाओं से? दीपक जी, इट्स नॉट प्लांट, इट्स नॉट प्लांट। ये विपक्ष का एक नैरेटिव है। विपक्ष बार-बार इस तरह की बात फैला रही है। अंश एक मिनट रुक जाइए, अंश एक मिनट रुक जाइए, उनको जवाब दे दीजिए। क्या हिमाचल में दे रहे हैं क्या? आप कर्नाटक में दे रहे हैं क्या? आप तेलंगाना में दे रहे हैं क्या? आप तमिलनाडु में दे रहे हैं क्या? आप कहीं नहीं दे रहे। एक के ऊपर एक नहीं, अंश रुक जाइए। जो हमने कमिटमेंट किया है, जो हमने संकल्प पत्र में लिखा है, आप सुनिए, चुनाव के समय पे पैसा दो। जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। जहां आपने दरभंगा की बात कही, पता नहीं आप दरभंगा बिहार गए भी हैं कि नहीं गए, पता नहीं। एक नैरेटिव सेट कर रही है कांग्रेस का विपक्ष, जिस तरीके से बिहार में न इस तरह की कोई बात है, न सरकार ने ऐसी कोई घोषणा की, बल्कि सरकार ने परसों कैबिनेट में कहा है कि पुनः 10-10 हजार रुपए फिर महिलाओं को दिया जाएगा, ये कहा है। दो तीन बातें हैं। अभी आपने एक हत्या की बात कही, तो आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, दीपक जी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार थी, वामपंथियों की सरकार थी, और कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता सेन बंधु की हत्या हो जाती है, और उस सेन बंधु की हत्या के बाद उसके गले के रक्त रंजित से चावल बनाया जाता है और उसकी सेन बंधु की मां को खिलाया जाता है। यह पश्चिम बंगाल में होता है। और उसके बाद यही टीएमसी की नेता होती है ममता दीदी, जो कि कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक में सड़क से सदन तक उस सेन बंधु की लड़ाई लड़ती है वामपंथियों के खिलाफ। ये कांग्रेस के लोगों को जानने की जरूरत है। ये पश्चिम बंगाल की घटना है। और तीसरी बात, अभी टीएमसी की दीदी कह रही थी 2005 में दीदी बिहार में चुनाव हुआ था, 600 कंपनियां गई थी वहां पे, और वहां पे 100 AK-47 और AK-56 जो लहराया जाता था वो 2005 के चुनाव में समाप्त हो जाता है। उसके बाद यही ममता दीदी 2011 में केंद्र में आती है और कहती है कि बिहार बंगाल में ऐसे चुनाव नहीं हो सकता है, केंद्रीय बल भेजिए। 1200 कंपनियां पश्चिम बंगाल में जाती है 2011 में, और सत्ता परिवर्तन होता है और ममता दीदी की सरकार बनती है। और यही 15 वर्षों के कुशासन के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए की सरकार ने जिस तरीके से वहां लोगों में भय से पे भरोसा दिलाने का जो संकल्प अपने लिए लिया, और वहां पे जो केंद्रीय बल जाकर चुनाव कराया, ये बताता है कि वहां पे प्रदेश में क्या स्थिति है। और एक चीज है, पहला ऐसा चुनाव होगा जो कि चुनाव के बाद लगभग 3 महीने तक केंद्रीय बल की कंपनियां वहां पे रहेगी, जो कि दोबारा संदेश खाली जैसी घटना उस पश्चिम बंगाल में न घटे। वहां के लोगों को हमने विश्वास दिलाने का काम किया है कि आप निर्भय होकर वोट करिए। ठीक है सोफिया जी, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल आपसे, समय की बहुत कमी है। बहरामपुर शहर में क्या ऐसा हो रहा है कि टीएमसी के जो नेता हैं उनको डाउट हो रहा है कि वहां की जनता ने, वहां के लोगों ने टीएमसी के लिए वोट नहीं किया है, इसलिए वहां पर पीने के पानी की सुविधा को रोक दिया गया है? ये अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है इस चीज को लेकर। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या ये आचार संहिता लगने के बाद अभी टीएमसी के क्षमता में सब कुछ है क्या? अभी तो लगभग चीजें जो है वो डिसॉल्व हो गई हैं।
यहाँ पर सारी चीजें जो है ना अंडर भाजपा कंट्रोल है, भाजपा के सारे कंट्रोल में है। वो कोई भी हो, चुनाव आयोग हो, केंद्रीय बल हो, वो अफसरों का बदलना हो। अभी ये कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, अभी कुछ शायद वो कह रहे थे, जहांगीर खान का नाम ले रहे थे, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो एनकाउंटर, मिस्टर एनकाउंटर, जिसको इनके ही भाजपा के पेज से ट्वीट किया जाता है, सिंघम, अरे भाई सिंघम बनाकर जो है लेकर आए हैं ना यूपी बिहार से, जो लेकर आ रहे हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को, तो क्या पश्चिम बंगाल के लोगों को क्या धाएं धाएं उड़ा देंगे क्या सिंघम बनाकर? देखिए, पश्चिम बंगाल के लोगों ने सब कुछ देखा, समझा और उसके बाद ही वोट किया है कि अभी ये जो जुमला दे रहे हैं ना, और ये जिस तरीके की चीजों को पश्चिम बंगाल को जिस ओर ले जाना चाहते थे, पश्चिम बंगाल के लोग उसके लिए अभी तैयार नहीं है। और ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट इनको, माने ग्राउंड की जो चीजें हैं उनको देखने की जरूरत है। लोग कार्यकर्ता बनाने की जरूरत है, जुट करने की जरूरत है। यूपी बिहार से लाकर यहाँ पे कार्यकर्ता लाकर अगर ये काम करेंगे ना, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के लोग आपको नहीं स्वीकारेंगे। अभी जो अगर जो लोग मांस मच्छी खाने के लिए यूपी बिहार में कहते हैं कि राक्षस हैं ये लोग, और वही आकर यहाँ मंगलवार को मांस मच्छी खाते हैं और बड़े आराम से खाते हैं, तो ऐसे लोगों को तुलना करती है जनता कि ये किस हिंदुत्व की बात हो रही है, किस हिंदुओं की बात हो रही है। शायद ये वही मिथुन मछली है जो नॉर्थ ईस्ट में ये लोग गाय की बात करते हैं ना, बीफ की बात करते हैं, तो मिथुन बीफ कह के जो खाते हैं, यहाँ पर मिथुन मछली भी आराम से गटक जाते हैं बृहस्पतिवार और मंगलवार को। देखिए, जनता बेवकूफ नहीं है, अभी जनता जागरूक है। पश्चिम बंगाल की महिलाएं जागरूक है। पश्चिम बंगाल की महिलाएं तुलना करती हैं, आरक्षण चिल्ला रहे थे ये लोग, लेकिन बिना आरक्षण के ममता बनर्जी ने अपनी सांसद, सबसे ज्यादा अगर कोई है सांसद में, सदन में, तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से है 38%। 33% ये कब करेंगे नहीं करेंगे वो तो बात की बात है। 38% सदन में हमारी महिलाएं हैं, तो बात समझ में आती है। महिलाएं तुलना करती हैं कि किसने बोला जो किया। तो ममता बनर्जी ने जो बोला, सलमान खान का डायलॉग बोल रही हूँ कि डेफिनेटली किया। तो सिंघम एक्चुअली आपके ट्वीट होती है, लेकिन हमारे लिए सिंघम हमारी नेत्री है, जो कहती है डेफिनेटली करती है। ठीक है, यहीं पर रुकेंगे। अनंत अम्बित जी आपका, सोफिया जी आपका और अंश आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आपको बता दें 4 तारीख को सबसे तेज नतीजे सुबह 6 बजे से आप देखिए सिर्फ और सिर्फ लाइव टाइम्स पर।